स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। अब तक मैंने जितना भी कागज़ का शेर की कहानी को रिकॉर्ड किया है, मैं उसके 3 भाग बना चुका हूँ। पहले मेरा इरादा था कि इस कहानी को ना रिकॉर्ड करके सरप्राइज़ करने के लिए 2 भागों में अपलोड करने का, लेकिन मुझे लगा कि वो संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने उसे 3 भाग में बाँट दिया है। तो उस लिहाज से ये होने वाला है चौथा भाग। सुनते हैं, शुरू करते हैं। कागज़ी शेर सॉरी, भाग 4। बाहर पुलिस और भी आ गई थी। डिपार्टमेंटल स्टोर को बढ़िया ढंग से घेर कर पुलिस वालों ने पोजीशन ले रखी थी। रात का 1:30 बज रहा था। वहां खड़ी पुलिस की गाड़ियों की रोशनियां चमक रही थी। उनकी कारों की तीव्र हेडलाइट स्टोर के प्रवेश द्वार पर पड़ रही थी। हर तरफ पुलिस की वर्दियां ही झलक रही थी। काफी देर से पुलिस वालों की भीतर वालों से बात न हुई थी। तनाव भरा माहौल हर तरफ नजर आ रहा था। पुलिस वाले भीतर वालों की मांगों का पर्चा आने का इंतजार कब से कर रहे थे। अगला दृश्य। डेविड ने गिलास में से घूंट भरा। वो 2.5 घंटों से उसी काउंटर पर बैठा विस्की पीते वक्त बिता रहा था। दीवार के साथ सटे बैठे लोगों पर उसकी पैनी निगाह थी। रिवॉल्वर पास रखी हुई थी। विस्की ने डेविड की आंखें लाल कर दी थी। चेहरा तमतमा सा रहा था। वो और भी खतरनाक लगने लगा था, परंतु पूरे होश में था डेविड। दर्शन इस वक्त कमर पर हाथ रखे गंभीर चेहरे के साथ चहलकदमी कर रहा था। मोती प्रवेश द्वार के भीतर की तरफ दीवार से सटकर खड़ा था। हाथ में रिवॉल्वर भी थी। भीतर चुप्पी सी छाई हुई थी। दर्शन डेविड के पास पहुंचा। डेविड की नशे भरी निगाह दर्शन पर जा टिकी। वो धीमे से बोला, निकलने का टाइम पास आता जा रहा है। हाँ। दर्शन ने चोर निगाहों से देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। निकलना कैसे है एक रास्ता। किधर? इस स्टोर की छत पर एक रास्ता निकलता है। वहां पर पुलिस नहीं है। दर्शन ने धीमे स्वर में कहा। पक्का? हाँ, तसल्ली कर लिया मैंने। आसपास की छतें भी बराबर हैं। 2-3 छत पार करके छलांग मारकर निकल सकते हैं। निकलना कब है? घंटा भर रुककर। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। इशारा पाकर जगमोहन उठा। बैठ। डेविड ने फौरन पास रखी रिवॉल्वर उठा ली, वरना सीधा खोपड़ी में गोली। तैश में मत आ, दर्शन फौरन बोला। इससे मैं बात करता हूं, कहकर वो जगमोहन की तरफ बढ़ा। जगमोहन की निगाह दर्शन पर थी। क्या बात है? पास पहुंचकर दर्शन ने पूछा। बाथरूम जाना है, जगमोहन बोला। दर्शन ने रिवॉल्वर निकाल ली। चेहरे पर कठोरता सिमटी रही। चल, इसे बोल यहीं निपटा ले, डेविड ने कहर भरे स्वर में कहा। चल उधर, दर्शन रिवॉल्वर हिलाकर जगमोहन से बोला। वहां है बाथरूम। दर्शन और जगमोहन स्टोर के छोटे से बाथरूम में पहुंचे। निकलना है हमें, जगमोहन बोला। निकाल देता हूं, दर्शन मुस्कुराया। कैसे? मोती को वहां से हटा देता हूं और मैं डेविड के साथ बातों में लग जाता हूं। हमारे साथ 2 लोग और भी निकलेंगे। ठीक है। जब हम निकल जाएं तो दरवाजे की तरफ 2 गोलियां चला देना। दर्शन ने सिर हिला दिया। हमारे निकलने के 25 मिनट बाद तुम लोग यहां से निकल जाना। बढ़िया। बाहर पुलिस है, कैसे निकलोगे? चिंता मत करो, दर्शन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। हम निकल जाएंगे। रास्ता देख लिया है निकलने का।
चल, हमारे निकालने की तैयारी कर। मैं साथ निकलने के लिए 2 लोगों को तैयार करता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, जगमोहन ने कहा और बाहर निकल गया। सब पता है मुझे, दर्शन बड़बड़ा उठा जहरीले स्वर में। अगला दृश्य। दर्शन मोती के पास पहुंचा। सब ठीक है? जब तक चुप्पी है तब तक तो ठीक ही है, मोती ने मुंह बनाया। कुछ ही देर में निकल चलना है। बाहर पुलिस है। हमारा निकलने का रास्ता दूसरा है, मैंने देख लिया। उसकी फिक्र मत कर तू। दर्शन आसपास नजरें दौड़ाता के उठा। तू बाथरूम में निकल जा, 2-3 मिनट लगा के आना। क्यों? मोती की आंखें सिकुड़ी। यहां से 4 लोगों को बाहर निकालना है, पार्टी ऐसा चाहती है। समझा, मोती ने कहा और बाथरूम की तरफ बढ़ता चला गया। दर्शन टहलता हुआ डेविड के पास पहुंचा। तू मोती की जगह जा, डेविड ने दर्शन से कहा। ऐसे ही ठीक है, दर्शन ने धीमे स्वर में कहा। पार्टी के कहने पर 4 लोगों को बाहर निकालना है। कौन से 4? चुपचाप ऐसे ही बैठा रहे, वो निकल जाएंगे, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। उसके बाद डेविड और दर्शन इस तरह बातों में लग गए जैसे कि वो लापरवाह हो गए हों। देवराज चौहान और जगमोहन समझ गए कि यही वक्त है हरकत में आने का। पास ही बैठे 2 लोगों को भी भागने के लिए उन्होंने तैयार कर लिया था। फिर देवराज चौहान और जगमोहन 2 अन्य लोगों के साथ दौड़ते हुए शीशे के दरवाजे से एक एक करके बाहर निकलते चले गए। दर्शन और डेविड की छिपी निगाह उन पर ही थी। जब वो बाहर निकल गए तो दर्शन रिवॉल्वर थामे घूमा और चिल्लाया, ए, रुको वरना। इसके साथ ही उसने शीशे के दरवाजे पर 2-3 फायर कर दिए, परंतु वो चारों बाहर निकल चुके थे। अगला दृश्य। बाहर पुलिस मक्खियों की तरह नजर आ रही थी। सामने की सड़क पर पुलिस ने वाहनों का आना जाना बंद कर दिया था। वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी। तब पुलिस वाले इस बात पर विचार कर रहे थे कि स्टोर के भीतर बंधक बना रखने वाले लोगों ने अभी तक अपनी मांगे नहीं रखी। ऐसे में अब फिर उनसे बात की जाए। यही वो वक्त था जब शीशे का दरवाजा खुला और एक एक करके वो चारों बाहर निकले और जिधर को दिशा मिली भाग लिए। देवराज चौहान और जगमोहन चिल्लाते हुए सड़क की तरफ दौड़े। पुलिस कार के हेडलाइट की रोशनी में वो पूरी तरह चमक रहे थे। मार दिया, मार दिया, जगमोहन चिल्लाया। वो मार देंगे हमें, देवराज चौहान और भी ऊंचे स्वर में चिल्लाया। बाकी 2 भी अन्य दिशाओं में भाग निकले थे। वो भी चीख चिल्ला रहे थे। पुलिस वाले इस तरह 4 लोगों को बाहर निकलते और पीछे से गोलियां चलने की आवाज सुनते ही सतर्क हुए। उन्हें समझने में देर न लगी कि ये लोग बचकर बाहर भाग आए हैं। रुको, पकड़ो इन्हें, एक ने दौड़ते जगमोहन की बांह पकड़नी चाहिए। छोड़ दे, जगमोहन बांह चढ़ाकर भागते हुए चिल्लाया। वो मुझे मार देंगे। चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हाथों में हो, एक पुलिस वाले ने कहा। परंतु जगमोहन पुलिस वालों से बचता सड़क पार करता भागता चला गया। देवराज चौहान को भी एक ने पकड़ा। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मैंने अपना परिवार पालना है, देवराज चौहान चीखा। तुम पुलिस के पास सुरक्षित हो, पुलिस वाले ने कहा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। देवराज चौहान और जगमोहन सड़क पार करते हुए बैंक के गेट की तरफ भागते रहे थे। वो ऐसा दिखावा कर रहे थे कि जैसे वो बहुत ज्यादा डर गए हों। आसपास पुलिस ही पुलिस थी। वो पुलिस के घेरे में थे। वो बैंक की तरफ जा रहे हैं, एक पुलिस वाला बोला। वो घबराए हुए हैं दोनों। वहां भी पुलिस वाले फैले हैं, चिंता की कोई बात नहीं, लेकिन हमें यह भी तो जानना है कि स्टोर के भीतर के क्या हालात हैं।
उधर वाले के दो को पकड़ लिया है, पूछताछ हो रही है। इन पर भी नजर रखो और पकड़ लो। कुछ पुलिस वाले देवराज चौहान और जगमोहन के पीछे भागे। बैंक के गेट पर खड़े पुलिस वाले और गार्डों ने उन दोनों को भागते आते देखा तो रोकना चाहा। तुम लोग भीतर नहीं जा सकते, रुको, एक पुलिस वाले ने कहना चाहा। ये स्टोर से बचकर आए हैं, घबराए हुए हैं। देवराज चौहान और जगमोहन को उन लोगों ने रोकना चाहा, परंतु वो उन्हें धक्का देते भीतर प्रवेश कर गए और सामने नजर आ रही परिसर में खड़ी बैंक वैन की तरफ दौड़ते चले गए, जिसमें 80 करोड़ रुपया भरा पड़ा था। ए, प्रकाश की आवाज सुनाई दी। रोको इन्हें, ये भीतर कैसे आ गए? पीछे आते पुलिस वालों ने कहा। फिक्र की कोई बात नहीं है, ये मास्टर लोग स्टोर से हथियारबंद लोगों से बचकर भागे हैं, डरे हुए हैं। हमारे होते तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। देवराज चौहान और जगमोहन उस वैन के पीछे डर से दुबक गए, इस अंदाज में जैसे कि यहां छिपकर वो हर मुसीबत से बच जाएंगे। तभी 5 पुलिस वाले भागते हुए पास पहुंचे। ये हमें मार देंगे, जगमोहन ने दहशत भरे स्वर में कहा और पास ही नीचे ऐसे पड़ गया जैसे बेहोश हो गया हो। देवराज चौहान ने चेहरे पर डर के भाव समेटकर कांपते स्वर में कहा, मुझे मत मारो। हम पुलिस वाले हैं, हमसे डरो मत। वो बदमाश, गोलियां। देवराज चौहान पूर्वतः स्वर में बोला। वो तो स्टोर के भीतर ही हैं। वो क्या वो हमारे पीछे नहीं आए? पीछे आते तो पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते या मार देते। वो भीतर ही हैं। ओह, तुम लोग इतना डरो मत, वो कुछ नहीं कर सकते, हम हैं तुम्हारे पास। देवराज चौहान ने बारी बारी 5 पुलिस वालों को देखने लगा। वो बहुत खतरनाक है। कितने हैं वो लोग? पुलिस वाले ने पूछा। तभी दौड़ता हुआ प्रकाश वहां आ पहुंचा। वैन के पास तुम लोग क्या कर रहे हो? हम पुलिस वाले हैं और तुम कोई भी हो, ये बैंक है। मैं यहाँ का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। इस वैन को सुरक्षा दी जा रही है, तुम लोग फौरन बाहर निकल जाओ। प्रकाश दबंग स्वर में बोला। आप अपनी जगह ठीक हैं ऑफिसर, पुलिस वाला बोला, लेकिन हम यहाँ से नहीं जा सकते। इस स्टोर में खतरनाक लोगों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है और ये वहां से भागे हुए बंधक हैं, मुझे मालूम है। तो कुछ देर तसल्ली रखो, ये डरे हुए हैं तभी यहाँ आकर छिप गए हैं। हमें इनसे पूछताछ करनी है। बेशक तुम हमारे पास रहो, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं, उस पुलिस वाले ने कहा। प्रकाश होंठ भींच कर रह गया। पुलिस वाले ने देवराज चौहान को देखा। क्या ये मर गया? देवराज चौहान ने डरे स्वर में पास में लेटे जगमोहन की तरफ इशारा किया। पुलिस वालों ने जगमोहन को चेक किया। जिंदा है, बेहोश है। कमाल है। तभी पास खड़ा प्रकाश कह उठा। वो बेहोश है, उसकी तबीयत और भी खराब हो सकती है, वो मर भी सकता है, परंतु उसकी तरफ ध्यान न देकर तुम लोग अपनी पूछताछ पर लगे हो। तो पुलिस वाले फौरन जगमोहन के पास पहुंचे और उसे होश में लाने की चेष्टा करने लगे। उस पुलिस वाले की निगाह पुनः देवराज चांद पर गई। भीतर कितने लोग? पानी, मेरा गला सूख रहा है, मैं मर रहा हूं। ये डरा हुआ है, जान निकली जा रही है इसकी। इसे पानी की एक बूंद नहीं दी और पूछताछ करने पर लग गए, प्रकाश ने तीखे स्वर में कहा। कुछ तो इंसानियत से काम लो, पानी पिलाओ इसे। एक पुलिस वाला पानी लेने भागा। पुलिस वाले ने सिर उठाकर प्रकाश को घूरा। तुम बीच में मत बोलो, पुलिस वाले ने कहा। मेरे सामने तुम गलत काम करोगे तो मैं चुप नहीं रह सकता। तुम्हारी पूछताछ से पहले ही ये मर जाएगा। देख नहीं रहे कि कैसे कांप रहा है? पहले इसकी हालत ठीक करो, फिर
मेरा दिल घबरा रहा है, देवराज चौहान ने कांपते स्वर में कहा। पानी नहीं आया? पुलिस वाले ने झल्लाकर पास खड़े कांस्टेबल को देखा। वो जी गोपाल लेने गया है, कांस्टेबल ने जल्दी से कहा। ओह! देवराज चौहान के होंठों से मध्यम सी कराह निकली। ये पक्का मरेगा, प्रकाश व्याकुल स्वर में कह उठा। अगला दृश्य। आधी रात के इस वक्त भी वहां लोग इकट्ठे हुए पड़े थे। कुछ आसपास के घरों में रहने वाले थे तो कुछ राह चलते रुक गए थे। उन्हीं में गोरखा भी तमाशबीनों की तरह था। जब उस स्टोर के भीतर से चार लोगों को भागकर बाहर आते देखा तो उसके होंठ सिकुड़ गए। वो फौरन समझ गया कि उनमें से दो देवराज चौहान और जगमोहन है। दो को सड़क की तरफ भागते और सड़क पार करके बैंक की तरफ जाते देखा तो गोरखे के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच उठी। उसका ख्याल सही निकला। बैंक की तरफ जाने वाले देवराज चौहान और जगमोहन ही थे। उसने जगमोहन के चेहरे की झलक भी पा ली थी, यानी कि वो बैंक परिसर में खड़ी करोड़ों के नोटों से भरी वैन पर हाथ डालने का इरादा रखते थे। गोरखा ने गर्दन घुमाकर डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ देखा। वहां पुलिस कारों की हेडलाइट में स्टोर चमक रहा था। शीशे का दरवाजा भी रोशनी में पूरा चमक रहा था। वहां कोई नजर नहीं आया, लेकिन गोरखा जानता था कि कुछ ही देर में दर्शन अपने दोनों साथियों के साथ वहां से निकलने की चेष्टा करेगा। गोरखा ने पुलिस वालों पर नजर मारकर सोचा कि ऐसे मजबूत घेरे को तोड़कर शायद वो तीनों निकलने में सफल न हो सकें। गोरखा की निगाह बैंक की तरफ गई। वो कुछ आगे बढ़ गया। एक दो से यूं ही पूछने पर उसे पता चला कि स्टोर से बचकर बाहर आए दो व्यक्ति डर के बैंक परिसर में खड़ी वैन के पास जा चुके हैं। गोरखा समझ गया कि ये सब देवराज चौहान की चाल है। देवराज चौहान ने आगे जो भी करना है उसे करने में भी 10-20 मिनट तो लगेंगे ही, क्योंकि हर तरफ पुलिस है। गोरखा मनी मन देवराज चौहान और जगमोहन की हिम्मत की दाद दे रहा था कि यहाँ मौजूद ढेर सारी पुलिस की मौजूदगी में वो बैंक से नोटों से भरी वैन को उड़ा ले जाने की कोशिश करने वाले थे। गोरखा ने गर्दन घुमाई और पुनः डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ देखने लगा। मन ही मन ये सोच रहा था कि दर्शन अपने दोनों साथियों के साथ वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होगा। अगला दृश्य। पुलिस के घेरे से बाहर सड़क के दोनों तरफ आने जाने वाले लोगों ने अपनी कारें खड़ी कर रखी थी। शायद वो देख लेना चाहते थे कि इस सारे मामले का अंत क्या होता है। कई जगह दूर दूर लोगों की भीड़ में एक जगह जगदीश लाल खड़ा था। जब उसने देवराज चौहान और जगमोहन को स्टोर से निकलकर बैंक की तरफ भागते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। काम का वक्त करीब आ गया था। जगदीश लाल कुछ कर जाना चाहता था। मन में इच्छा थी कि वो इतना पैसा बना ले कि सारी जिंदगी आराम से बैठकर ऐश करे। ऐसा तभी हो सकता था जबकि खतरे की परवाह न करके कुछ कर जाए, और कुछ कर गुजरने के लिए वक्त सामने था। देवराज चौहान और जगमोहन बैंक में प्रवेश कर चुके थे। जगदीश लाल कुछ पल खड़ा इधर उधर नजरें घुमाता रहा, फिर अपने में पूरी तरह हिम्मत को इकट्ठा किया और पलटकर भीड़ में से निकलता पीछे की तरफ जाने लगा। कुछ दूर सड़क के किनारे उसकी कार खड़ी थी। तभी उसे लगा कि माथे से पसीना बहकर लकीर के रूप में गाल पर आ रहा है। उसने रुमाल निकालकर पसीने को साफ किया और मन को कड़ा करके कार की तरफ शांत भाव से बढ़ता रहा। जगदीश लाल के मन में एक ही विचार उठ रहा था कि क्या वो 80 करोड़ ले जाने में सफल होंगे। अगला दृश्य। गोरखा की आंखें सिकुड़ी। वो काफी दूर था डिपार्टमेंटल स्टोर से। रह रहकर वो स्टोर को ही देख रहा था और सोच रहा था कि वो स्टोर से कैसे निकलते हैं कि तभी उसकी निगाह स्टोर की छत पर जा टिकी। वहां उसे कोई मौजूद लगा। गोरखा को लगा कि वहां एक से ज्यादा लोग हैं। अगले ही पल गोरखा के होंठ भिज गए। वो समझ गया कि दर्शन और उसके दोनों साथी फरार होने के लिए छत का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस का ध्यान छत की तरफ नहीं था, वरना गोलियां चल चुकी होती।
गोरखा उसी पल भीड़ को चीर कर आगे बढ़ा। ठिठका, चंद कदमों पर एक पुलिस वाला खड़ा था। ए भाई, गोरखा ने पुकारा। पुलिस वाले का ध्यान कहीं और था। पुलिस वाले साहब, गोरखा चिल्लाया। पुलिस वाले ने इधर देखा। गोरखा भीड़ में कई लोगों के साथ खड़ा था। इधर, गोरखा ने पुलिस वाले को हाथ से इशारा करके बुलाया। तभी पास खड़ा व्यक्ति दबे स्वर में कह उठा, क्यों बुलाता है उसे? हमका कोई मुसीबत खड़ी होगी। गोरखा उस पुलिस वाले को देखता रहा जो पास आने लगा था। क्या है? पास आता पुलिस वाला तीखे स्वर में बोला। चिल्लाता क्यों है? वो देखो, गोरखा ने डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ इशारा किया। उस स्टोर की छत पर कोई है। छत पर? पुलिस वाले ने उधर देखा। शायद वो बदमाश भागने की चेष्टा कर रहे हैं, गोरखा जल्दी से बोला। पुलिस वालों को पता नहीं छत पर अंधेरे में कोई दिखा नहीं, परंतु वो फौरन भाग खड़ा हुआ और भागते भागते चिल्लाते कहे जा रहा था, बदमाश डिपार्टमेंटल स्टोर की छत से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऊपर हैं। इसके साथ ही पुलिस वालों की आवाजें शुरू हो गई। गोरखा के पास खड़े व्यक्ति ने कहा, वो बदमाश क्या छत से भाग रहे हैं? नजर नहीं आ रहा। मुझे तो नजर नहीं आ रहा। वो देखो, वो, गोरखा ने पुनः इशारा किया। वो छत पर नजर आ रहा है। उस व्यक्ति ने पुनः छत की तरफ देखा। मुझे तो नजर नहीं आता। तो उनकी लाशें देख लेना। क्या? पुलिस ने जल्दी ही उन्हें मार गिराना है, गोरखा ने शांत स्वर में कहा और पलटकर भीड़ से बाहर निकलने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि दर्शन और उसके दोनों साथी अब नहीं बचने वाले। उनका काम तो हो गया। अब गोरखा को देवराज चौहान और जगमोहन को देखना था कि वो क्या करते हैं। क्या वे बैंक के परिसर में खड़ी करोड़ों रुपयों से भरी नोटों की वैन को ले जा पाते हैं या नहीं। गोरखा मनी मन सोच रहा था कि देवराज चौहान का कामयाब होना बहुत जरूरी है। वो कामयाब होंगे तो वो अपने कामयाब होने की कोशिश करेगा, चोर पे मोर बनकर। 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर की तरफ से गोलियां चलने की आवाजें आने लगी। साफ मालूम हो रहा था कि दोनों पक्ष गोलियां चला रहे हैं। गोरखा के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। 10 मिनट बीते। उसे सुनने को मिला कि डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद तीनों बदमाश छत से भागने की चेष्टा कर रहे थे कि पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस अब घेरा डालकर यह जानने की चेष्टा कर रही है कि वो 3 से ज्यादा तो नहीं थे, कोई छिपा तो नहीं है अभी भी। डिपार्टमेंटल स्टोर में मौजूद लोग बंधे पड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने बंधन मुक्त कर दिया और उनके बयान लिए जा रहे थे। दर्शन और उसके साथियों की मौत की खबर सुनकर गोरखा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। अगला दृश्य। भीम सिंह के बदन में चींटियां रेंग रही थी। वो बहुत देर से दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, परंतु इस वक्त अपनी ड्यूटी पर था और जगह से हटना ठीक नहीं था। लेकिन वो ये भी देख रहा था कि डिपार्टमेंटल स्टोर से जब से बंधक भागकर परिसर में खड़ी बैंक की वैन के पीछे आ गए हैं, तब से यहाँ शोर शराबा ज्यादा हो गया और सुरक्षा व्यवस्था की तरफ से बैंक वालों का ध्यान हट गया है। सुरक्षा व्यवस्था की सलामती की चिंता करने वाला प्रकाश भी वहां पहुंचे व्यक्तियों में उलझकर अपनी ड्यूटी की तरफ से लापरवाह हो गया है। काफी देर तक भीम सिंह गन संभाले अपनी जगह पर खड़ा यह सब देखता रहा। फिर वो भी उत्सुकता के नाते धीरे धीरे बैंक वैन के पास आ पहुंचा कि देखें तो सही कि वहां क्या बातें हो रही हैं। वो दोनों व्यक्ति क्या बातें बता रहे हैं स्टोर के भीतरी हालातों की। वैन के पास मध्यम सी देखने लायक रोशनी पहुंच रही थी। वो वहां पहुंचकर पुलिस वालों से घिरे उन व्यक्तियों को देखते और उन्हें पहचानते ही उसके बदन में चींटियां रेंग गई थी। ये तो देवराज चौहान और जगमोहन है। दिल धड़क उठा था भीम सिंह का। वो जानता था कि ये दोनों 80 करोड़ के नोटों से भरी वैन लूटने यहां आ पहुंचे हैं। इस विचार के साथ ही उसे अपने पांव के नीचे से जमीन निकलती महसूस हुई।
आंखों के सामने नोट ही नोट नजर आने लगे। इस लूट में उसका भी तो हिस्सा था। उसी ने तो ये बात जगदीश लाल को बताई थी कि नोटों से भरी वैन रात भर यहाँ खड़ी रहेगी। फिर वो इन दोनों के साथ आया तो उसने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था प्रकाश से जानकर इन लोगों को बताई थी। उसे भी करोड़ रुपया मिलेगा। भीम सिंह के विचारों में नोटों वाले पंख लग गए, परंतु उसके विचार ठिठक गए। भीम सिंह की निगाह हर तरफ घूमी। यहाँ हर तरफ तो पुलिस ही पुलिस थी, बैंक के पहरे पर भी और बाहर भी। ढेरों गनमैन सतर्क खड़े थे। क्या ऐसे में देवराज चौहान और जगमोहन नोटों से भरी बैंक वैन पर हाथ डालने में कामयाब हो सकेंगे? इस विचार ने भीम सिंह को बेचैन कर दिया था। उसने जगदीश लाल की तलाश में नजरें घुमाई, परंतु इन हालातों में उसे जगदीश लाल कहाँ नजर आना था। बेचैनी में खड़ा वो सोचता रहा, फिर पुलिस वालों से घिरे उन दोनों पर निगाह मारता पीछे हटकर खड़ा हो गया। परंतु नजरें इस तरफ रहीं कि अब क्या होने वाला है। मन में डर की लहर भी उठी कि अगर देवराज चौहान और जगमोहन पकड़े गए और उन्होंने पुलिस को बता दिया कि भीम सिंह भी उनके साथ है, तो उसकी नौकरी भी जाएगी और वो जेल में पहुंच जाएगा। परेशान हो गया भीम सिंह। यही सोचता रहा कि देवराज चौहान और जगमोहन का सफल होना बहुत जरूरी है। अगला दृश्य। जगदीश लाल सड़क के किनारे खड़ी कार के पास पहुंचकर ठिठका। उसने गर्दन घुमाकर हलचल की तरफ देखा, फिर कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह मारी। वक्त हो गया था। चेहरे पर गंभीरता समेटे वो कार में बैठा और कार स्टार्ट करके धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ा दी। बेचैनी बढ़ती जा रही थी जगदीश लाल के चेहरे पर। कार आगे बढ़ी। इस तरफ तमाशबीन बने इस तरफ तमाशबीन बने खड़े लोगों के पीछे जा पहुंची। जगदीश लाल ने कार का हॉर्न बजाया। 2-3 बार हॉर्न बजाने पर सड़क पर खड़े लोगों का ध्यान पीछे की तरफ हुआ। वो रास्ता देने लगे। जगदीश लाल कार आगे बढ़ाता चला गया। ज्यों ही भीड़ से निकलकर कार आगे बढ़ी तो सामने खड़े पुलिस वाले ने उसे रोका। जगदीश लाल ने कार को धीमा करते हुए रोका तो पुलिस वाला पास आ गया। इधर कहाँ जाता है? पुलिस वाला बोला। बैंक में जाना है, वहां मेरी ड्यूटी है। जगदीश लाल सहज भाव में बोला। ड्यूटी? रात के इस समय? स्पेशल ड्यूटी है वहां। क्यों? जगदीश लाल ने चेहरे पर झल्लाहट के भाव समेट लिए। वहां देखते नहीं कि बैंक में और लोग भी हैं? जगदीश लाल बोला। हाँ। वो वैन देखी बैंक में खड़ी? धीमे स्वर में बोला जगदीश लाल। हाँ। उसमें करोड़ों रुपया भरा पड़ा है, उसका ध्यान रखना है रात भर। ओह, किसी को बताना मत। मैं क्यों बताऊंगा? यहां क्या हो रहा है? डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ बदमाश घुसाए हैं। मालूम नहीं वो क्या चाहते हैं। लोगों को बंधक बना रखा है। लेकिन अब चिंता नहीं। सुनने को मिला है कि वो मारे गए हैं। ओह, ठीक है, मुझे जाने दो। तुम कार खड़ी तुम कार पीछे खड़ी करके पैदल भी यहां तक आ सकते थे, पुलिस वाला बोला। अब मुझे क्या पता कि यहां ये सब हुआ पड़ा है। 9 बजे जब यहां से गया था तो सब ठीक था। जल्दी कर, कार आगे बढ़ाकर एक तरफ लगा दे। जगदीश लाल ने कार आगे बढ़ाई और ठीक बैंक के सामने सड़क के बीचों बीच ले जा रुकी। इंजन बंद कर दिया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला। दिल तेजी से धड़कने लगा था। तभी पीछे से वही वाला पुलिस वाला पास पहुंचा। यहां क्यों रोकी कार? हटा इधर से। कार में खराबी आ गई है, इंजन बंद हो गया है, जगदीश लाल ने मुंह लटका कर कहा। परंतु उसे अपनी ही आवाज उखड़ी उखड़ी लग रही थी। गला सूख रहा था। साहब आ गए तो गुस्सा करेंगे। कार को एक मिनट, मैं अभी धक्का लगवाने के लिए 2 लोगों को बुलाता हूं। कहने के साथ ही जगदीश लाल दूसरी तरफ नजर आ रही भीड़ की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ गया।
जल्दी कर। आगे बढ़ते जगदीश लाल ने बिना पीछे देखे हाथ हिलाया। पुलिस वाला जगदीश लाल के लौटने के इंतजार में कुछ मिनट तो कार के पास खड़ा रहा, फिर वो वहां से हटकर पुनः अपनी ड्यूटी में व्यस्त होता चला गया। भीड़ में खड़ा जगदीश लाल कार के पास से खड़े पुलिस वाले को ही देख रहा था। जब वो कार के पास से हटा तो उसने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से जेब में से हाथ डालकर माचिस की डिब्बी के आकार का रिमोट निकाला, जिस पर एक ही बटन लगा हुआ था। अब कार के पास कोई नहीं था। हरकत में आने का यह सबसे मुनासिब वक्त था। जगदीश लाल भीड़ से निकलकर पीछे खड़े हो गया और हाथ में दबे रिमोट का इकलौता बटन दबाया। उसी पल वो कार जो जगदीश लाल छोड़ आया था, तीव्र विस्फोट के साथ उसके परखच्चे उड़ गए। बैंक के ठीक सामने विस्फोट हुआ था। अगला दृश्य। कार के जलते टुकड़े बैंक परिसर में भी गिरे, इधर भी उधर भी। वहां मौजूद गनमैनों और पुलिस वालों की चीखों पुकार उठी। एक टुकड़ा बैंक वैन के पास आ गिरा। देवराज चौहान और जगमोहन के पास मौजूद पुलिस वाले हड़बड़ा कर पीछे हुए। जगमोहन को भी होश आ गया था। मार दिया, मार दिया, जगमोहन हल्क फाड़कर चीखा और बैंक वैन के नीचे घुसने की चेष्टा करने लगा। ये क्या हो रहा है बाहर? एक पुलिस वाले ने पूछा। लगता है स्टोर में घुसे बदमाशों के साथियों ने हमला कर दिया है, दूसरा पुलिस वाला बोला। ओह, चलो बाहर देखते हैं। और ये दोनों? उस पुलिस वाले ने देवराज चौहान और जगमोहन को देखा। तुम दोनों यहीं रहना, बाहर मत आना, खतरा है। जी जी। देवराज चौहान ने भय भरे अंदाज में सिर हिलाया। वो पुलिस वाले उन्हें छोड़कर गेट की तरफ बढ़ते चले गए। विस्फोट से उड़ी कार ने वहां के माहौल को और भी दहशतजदा बना दिया था। इधर उधर भीड़ बनकर खड़े लोग छिटक गए थे। पुलिस वाले दूर हो गए थे। सड़क के बीचों बीच खड़ी कार धू धू करके जल रही थी। बैंक के गेट पर खड़े सुरक्षाकर्मी और पुलिस वाले भी इधर उधर सरक गए थे। परिसर में तैनात गनमैन भी बाहर की तरफ आकर्षित हो गए थे। स्पष्ट बात तो ये थी कि नोटों से भरी बैंक वैन के प्रति वो इसलिए लापरवाह हो गए थे कि इन हालातों में भला कोई बैंक वैन पर हाथ डालने की चेष्टा कैसे करेगा। हर तरफ तो पुलिस है। यानी कि बैंक वैन की सुरक्षा व्यवस्था कुछ देर के लिए छिन्न भिन्न हो गई थी। पुलिस वालों के वहां से जाते ही देवराज चौहान ने शांत निगाहों से हर तरफ देखा। इस वक्त वो सब बेवजह की भागदौड़ में नजर आ रहे थे। सामने डिपार्टमेंटल स्टोर में बदमाशों ने लोगों को बंधक बना लिया था। फिर खबर आई कि स्टोर की छत से भागते बदमाशों को पुलिस वालों ने मार गिराया। इस काम से अभी फुर्सत मिली ही थी कि सड़क पर खड़ी कार में विस्फोट हो गया। पुलिस वालों के लिए मुसीबत के पल बढ़ते ही जा रहे थे। बैंक वैन की तरफ खास किसी की निगाह नहीं थी। शायद इन हालातों में, इस भीड़ भाड़ में वो सबको सुरक्षित लग रही थी। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। दूसरा विस्फोट नहीं हुआ? होने वाला होगा। भूल तो नहीं गया जगदीश लाल? ये भूलने वाली बात नहीं है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। क्या हम सफल हो जाएंगे? जगमोहन ने बेचैनी भरे स्वर में पूछा। शायद हो जाए। उधर जगदीश लाल विस्फोट होते ही वहां से खिसका और अन्य लोगों के साथ कुछ दूर अंधेरे में खड़ा हो गया। रिमोट उसने जेब में डाल लिया था। पास मौजूद लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। वो भी उन बातों का हिस्सा होने लगा। सड़क पर खड़ी कार धू धू कर जल रही थी। जलने की स्मेल रह रहकर हवा के संग उसकी सांसों से टकरा जाती। शोर शराबा उठा हुआ था पुलिस वालों का। पुलिस वाले भी पोजीशन ले चुके थे कि अगर बदमाश फिर कोई घातक कदम उठाएं तो उनका मुकाबला किया जा सके। ढेरों पुलिस वाले हथियार थामे सावधानी से जरा जरा चलते छिपते बदमाशों को तलाश कर रहे थे। भय भरा माहौल वहां पर व्याप्त हो चुका था। 15 मिनट बीत चुके थे। जगदीश लाल की निगाह सड़क के एक तरफ खड़ी कारों पर गई। वो कारें आसपास रहने वालों की थी, जो कि जगह न होने की वजह से कारों को सड़क के किनारे पार्क कर देते थे।
और इन्हीं में से एक कार के टायर पर उसने शक्तिशाली बम लगा रखा था। बम को विस्फोट करने का रिमोट उसके हाथ में था। जगदीश लाल ने आसपास देखा। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। उसने जेब से रिमोट निकाला और बटन दबा दिया। ये उसके द्वारा किया जाने वाला दूसरा एवं अंतिम विस्फोट था। उसी पल कानों को फाड़ देने वाला धमाका हुआ और बम लगी उस कार के जलते टुकड़े विस्फोट के साथ हवा में उड़ते नजर आने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि कानों में धमाका होता महसूस हो रहा था। इसके साथ ही पुलिस वालों की भगदड़ और उनकी बातों भरी चीखने की आवाजें कानों में पड़ने लगी। भूकंप सा लगा, जैसे कि आ गया हो। जगदीश लाल वहां से हटा और लोगों की भीड़ के साथ साथ आगे बढ़ा और बम रिमोट अंधेरे में उछाल दिया। उसका काम समाप्त हो गया था। अपने हिस्से का काम उसने पूरा कर दिया था। अगला दृश्य। दूसरा विस्फोट होते ही देवराज चौहान खड़ा हुआ। हर तरफ निगाह मारी। किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। सब बाहर देख रहे थे। अधिकतर मामला समझने बाहर सड़क पर निकल गए। बहुत कम सिक्योरिटी थी वहां। देवराज चौहान ने जेब में हाथ डाला और मास्टर की निकालकर वैन की ड्राइविंग सीट की तरफ पहुंचा और फुर्ती से मास्टर की होल में डालकर डोर लॉक खोलने की कोशिश में लग गया। जगमोहन भी उठा। उसकी निगाह हर तरफ घूमी। तभी उसे प्रकाश दिखा, जो कि तेजी से एक तरफ बढ़ा जा रहा था। उसका ध्यान बाहर हो रहे शोर शराबे की तरफ था। सुनो, जगमोहन ने उसे पुकारा। प्रकाश ने पुकार सुनकर गर्दन घुमाई। जगमोहन दिखा। प्रकाश ठिठका, फिर उसकी तरफ बढ़ा और पास आता कह उठा, वो पुलिस वाले कहाँ हैं जो तुम्हारे पास बाहर गए हैं? तुम अकेले हो? हाँ, बाहर क्या हो रहा है? जगमोहन ने कहा। पूछो मत, लगता है बदमाशों ने पूरी तैयारी के साथ हमला बोला है। मालूम नहीं वो क्या चाहते हैं। बहुत खतरनाक है वो। तुम्हारे साथ जो था वो कहाँ है? प्रकाश ने इधर उधर देखा। वैन के दूसरी तरफ ड्राइविंग डोर खोल चुका था देवराज चौहान। प्रकाश को नजर नहीं आया था देवराज चौहान। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। उसने जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियां कस गई। नजरें प्रकाश पर ही थी। वो कहाँ है जो तुम्हारे साथ था? प्रकाश ने पुनः पूछा। जगमोहन एक कदम आगे बढ़ा और जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए उसके पेट से लगा दी। अंधेरे का पूरा फायदा मिला जगमोहन को। प्रकाश चिहुक उठा। ये क्या कर रहे हो? प्रकाश के होंठों से हड़बड़ाया सा स्वर निकला। चुप। जगमोहन दांत भींचकर धीमे स्वर में गुर्राया। प्रकाश सिर से पांव तक कांप उठा। रिवॉल्वर की नाल उसके पेट से सटी थी। हम ये वैन ले जाने आए हैं। वो वैन? प्रकाश की आंखें फैल गई। सुना नहीं? सुनना। तभी भीतर बैठ चुके देवराज चौहान ने वैन की दूसरी तरफ का दरवाजा खोला। तेरे को भीतर बैठना है, हमारे साथ चलना है। जो हम कहें वही करना है, वरना गोली मार दूंगा। लेकिन मैं। मरना है क्या? नहीं। वो सिहर उठा। चल, वैन में बैठ। जो करना है वो भी सुन ले। जगमोहन उसे लिए वैन के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ा, परंतु एक बैंक का गनमैन उन्हें ही देख रहा था। वो मामला समझा और भागता हुआ उनकी तरफ आया। ए, वो चिल्लाया, क्या कर रहे हो हमारे ऑफिसर के साथ? वो भीम सिंह, जो कि कुछ दूरी पर खड़ा था, जगमोहन की हरकत देख रहा था और समझ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। उसे स्पष्ट लग रहा था कि वो वैन को ले जाएंगे यहां से, और साथ ही वो सोच रहा था कि जगदीश लाल उसे कितना रुपया देगा। जितना भी देगा उसके लिए तो बहुत ही होगा। तभी उसने एक गनमैन को चिल्लाकर उनकी तरफ बढ़ते देखा। उसके शब्द सुनते ही वो समझ गया कि मामला गड़बड़ होने वाला है। हड़बड़ा कर भीम सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी गन सीधी की और गोली चला दी। तेज आवाज के साथ गोली उस गनमैन की टांगों में लगी। वो चिल्लाकर नीचे गिरा। अन्य गनमैन ने ये सब देख अन्य गनमैन ने ये सब अचानक देखा तो अंधेरे में
भीम सिंह को बदमाश समझकर गन का मुंह खोल दिया। कई गोलियां भीम सिंह के शरीर में धंसती चली गई। भीम सिंह का खेल खत्म हो गया। उसी पल वो खड़ी वैन स्टार्ट हुई। मास्टर की ठीक से काम कर रही थी। दूसरे ही पल वैन मध्यम सी रफ्तार से बैक होने लगी। गोलियों की आवाजों से कईयों का ध्यान इस तरफ हुआ। वैन को बाहरी गेट की तरफ बैक होते देख वो चौंके। खिड़की की तरफ प्रकाश बैठा था, साथ में जगमोहन। जगमोहन के हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल प्रकाश की कमर में धंसी जा रही थी। जगमोहन उसे बता चुका था कि अपनी जान बचानी हो तो उसने करना क्या है। प्रकाश की जान सूखी जा रही थी। जगमोहन की कही बात मानना मजबूरी थी उसके लिए। प्रकाश ने खिड़की से मुंह बाहर निकाला और पीछे देखते चिल्लाया, हट जाओ, वैन को बैक होने दो, रास्ता दो, हट जाओ। वैन की तरफ बढ़ते गनमैन और पुलिस वाले ठिठके। प्रकाश को वैन में देखकर उन्हें राहत मिली कि सब ठीक है। तभी कुछ कदम की दूरी पर खड़े पुलिस वाले ने चिल्लाकर पूछा, वैन को कहां ले जा रहे हो? भीतर लुटेरे घुस आए हैं। तुम यहां क्या कर रहे हो? पकड़ो उन्हें। वैन में पड़े नोटों को खतरा है। कुछ देर के लिए वैन को यहां से हटा रहा हूं। यहां सब ठीक करो। सब ठीक होते ही वैन को वापस ले आऊंगा। ये सब कहते हुए प्रकाश का दिल जल रहा था। अपनी मौत का डर ना होता तो प्रकाश कभी भी ये सब ना होने देता। वहां हड़बड़ाहट भरा माहौल था। बाहर विस्फोट हो चुके थे, भीतर गोलियां चल चुकी थी। किसी को कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? प्रकाश गला फाड़ कर चीखा। गेट से सबको हटाओ, वैन को निकलने का रास्ता दो और भीतर आ चुके लुटेरों को खत्म करो। मैं तब वैन को वापस ले आऊंगा। पुलिस वाला गेट की तरफ भागा। वहां पहुंचकर उसने रास्ता बनाया। कुछ ही मिनट में वैन गेट से बाहर सड़क पर पहुंची। कुछ ही कदम पीछे विस्फोट में उड़ी कार जल रही थी। उसमें से उठता धुआं वातावरण में फैल रहा था। अगले ही पल बैंक वैन सड़क पर आगे बढ़ी और वहां से दूर होती चली गई। पीछे शोर शराबा पड़ा हुआ था। काम निपट गया था। अगला दृश्य। बैंक वैन खामोशी से उस अंधेरी गली में एक दीवार के साथ सटकर जा खड़ी हुई। प्रकाश को तो तय 5 मिनट बाद ही वैन से नीचे उतार दिया था। वैन के पीछे पीछे ही जगदीश लाल वहां से उठाई एक कार में वहां आ पहुंचा। सब बढ़िया रहा। जिस बंगले में पैसा रखना था, उस स्टील वाले खास कमरे में उसी बंगले के पिछवाड़े की चारदीवारी के साथ वैन को ले जा रोका था। सुबह के 3 के ऊपर का वक्त हो रहा था। आसपास के बंगलों की लाइटें बंद थीं। इस वक्त सोने वालों की नींद बहुत गहरी होती है। इस बात का फायदा उन्हें मिल रहा था। देवराज चांद ने मास्टर की से वैन का पीछे वाला दरवाजा खोला। वहां पड़े 5 बड़े बड़े काले रंग के लोहे के बक्सों पर नजर पड़ी, जिन पर सील लगे ताले लटक रहे थे। मास्टर की से उन तालों को खोला तो 4 लोहे के बक्सों में हजार हजार के नोटों की गड्डियां ठसाठस भरी पड़ी थी। वो 40 करोड़ के करीब का नकद रुपया था और 5 लोहे के बक्सों में सोना, हीरे, जवाहरात भरे पड़े थे। उनकी कीमत भी 40 करोड़ के आसपास ही थी। 80 करोड़ की दौलत उनके सामने थी। मैं अमीर हो गया। जगदीश लाल के होंठों से कांपता स्वर निकला। तू कैसे अमीर हो गया? जगमोहन ने उसे देखा। ये सारी दौलत मेरी है। मैं तेरी? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। जगदीश लाल ठिठका, फिर खिसिया कर कह उठा, मैं मेरा मतलब है इसमें मेरा हिस्सा है। मैं फालतू बातें छोड़ो, देवराज चौहान बोला। इस सारे पैसे को इस दीवार के पार बंगले की दूसरी मंजिल पर मौजूद स्टील के उस कमरे में ले जाना है। पहले नोटों की एक पेटी उठाओ और दीवार पर रखकर उसे भीतर से पकड़कर नीचे उतारो और वहां ले जाकर रख दो। 2 बंदे ये काम करेंगे और मैं यहाँ बाहर ही रहूंगा। वैन को दौलत के साथ अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। मैं और जगमोहन नोटों वाले ट्रंक को भीतर पहुंचा देंगे, जगदीश लाल धीमे स्वर में बोला। यह आसान काम नहीं है, बहुत भारी है ट्रंक। नोटों की खातिर सब करना पड़ता है, जगदीश लाल दांत फाड़ कर कह उठा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। जल्दी करो।
तीनों ने नोटों से भरा एक ट्रंक निकालकर दीवार पर रखा। जगमोहन तुरंत दीवार से भीतर कूद गया। जगदीश लाल भी भीतर कूदा। बेहद सावधानी से देवराज चौहान ने ऊपर से ट्रंक को नीचे सरका दिया तो नीचे खड़े दोनों ने ट्रंक को संभाल लिया। इस प्रकार 80 करोड़ की दौलत उस खाली पड़े बंगले के स्टील वाले कमरे में छिपाई जाने लगी। अगला दृश्य। उसी अंधेरे में करीब 100 कदम दूर छिपा खड़ा था गोरखा। वो मजे से मुस्कुराहट भरी निगाहों से देवराज चौहान, जगमोहन और जगदीश लाल की कार्रवाई को देख रहा था। बहुत ही तसल्ली भरे भाव थे उसके चेहरे पर। वैन के पीछे पीछे ही आया था वो यहां तक। इस दौरान उसने देख लिया था कि कोई, यानी जगदीश लाल, दूसरा भी वैन के पीछे है। ऐसे में उसने पीछा करने में सावधानी बरती। यहां पर पहुंचकर उसे पता चला कि पीछे आने वाला व्यक्ति देवराज चौहान का ही साथी है। वो तीनों नोटों को बंगले के भीतर पहुंचाते रहे। गोरखा उनकी हरकतों को अंधेरे में भी स्पष्ट तौर पर देख समझ रहा था। अगला दृश्य। भोर के उजाले के साथ ही सारी दौलत स्टील वाले कमरे में कबाड़ के नीचे छिपाकर रख दी गई। खाली लोहे के बक्से वापस बैंक वैन में आ गए थे। जगमोहन और जगदीश लाल वहीं रहे ताकि नोटों को, दौलत को तसल्ली से रखकर वहां से निकले। देवराज चौहान बैंक वैन को वहां से लेता चला गया। मुख्य सड़कों से ना होकर इलाकों के भीतरी गलियों से वैन को दौड़ाता रहा कि पुलिस को उस वैन की खबर न मिल सके। 8-10 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर उसने ये वैन को छोड़ा और रुमाल निकालकर वैन की अधिकतर जगहों को साफ करके उंगलियों के निशानों को साफ किया और पैदल ही आगे बढ़ता चला गया। दोपहर को जगदीश लाल के घर पर तीनों ही कुछ देर पहले नींद से उठे थे। जगदीश लाल नहा धोकर बाहर निकल गया था। वो खुश था कि बहुत बड़ी दौलत पर हाथ मार लिया है। भविष्य में सुख ही सुख है। वो दोनों नहाकर हटे तो जगदीश लाल वापस आ गया था। लंच पैक कराकर लेता आया था। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसके चेहरे के भावों को देखते ही पूछा। बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली है, जगदीश लाल ने हड़बड़ाए स्वर में कहा। तू क्या चिंता करता है? जगमोहन मुस्कुराया। शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पुलिस ने बंद कर रखे हैं। शहर से बाहर जाने वाली गाड़ियों की सख्ती से तलाशी ली जा रही है। हर तरफ पुलिस की गाड़ियां भागती नजर आ रही हैं। ये तो होना ही था, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। तभी तो हमने दौलत रखने की जगह पहले ही तय कर ली थी। जोगिंदर नगर छोटी सी जगह है। हर छोटी जगह पर पुलिस कामयाब रहती है। पुलिस को हर तरफ की खबर रहती है। कुछ ही मिनटों में शहर की नाकेबंदी की जा सकती है। अगर हम जोगिंदर नगर से निकलने की चेष्टा करते तो पुलिस की नजरों में आ सकते थे। पुलिस के बारे में सोचकर जगदीश लाल लटका लटका सा हो गया था। उसने खाना बर्तनों में डाला। तीनों ने खाना शुरू किया। तो इतनी बड़ी दौलत उस वीरान बंगले में कब तक पड़ी रहेगी? जगदीश लाल ने बेचैनी से पूछा। पुलिस की भागा दौड़ी से डर रहा है? जगमोहन मुस्कुराया। डर तो लगेगा ही। खाते खाते देवराज चौहान बोला। पुलिस की भागा दौड़ी हफ्ता 10 दिन चलेगी। हर नए दिन में पुलिस की रफ्तार सुस्त होती चली जाएगी। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को सफलता नहीं मिलेगी तो उनके हौसले पस्त होने लगेंगे। जगदीश लाल ने सिर हिलाया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखकर कहा। दर्शन का क्या हुआ? उसके साथ जो गोरखा था वो? देवराज चौहान ने जगदीश लाल को देखा। डिपार्टमेंटल स्टोर में जो लोग गए थे, जिन्होंने स्टोर पर कब्जा किया था, वो मर गए। जगदीश लाल के होंठों से निकला। देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उसके चेहरे पर जा टिकी। कौन मर गए? देवराज चौहान ने उसे देखा। जिन लोगों ने स्टोर पर कब्जा किया था वो भागने की कोशिश में थे कि पुलिस की नजरों में आ गए, मारे गए। ओह, बुरा हुआ। जगमोहन के होंठों से निकला। देवराज चौहान ने होंठ भींचकर गहरी सांस ली। बुरा हुआ, जगमोहन ने अफसोस भरे स्वर में कहा। वहां से निकल आना दर्शन की जिम्मेदारी थी। कितने थे वो? 3। 2 होंगे।
देवराज चौहान बोला। नहीं, 3 थे। दर्शन और गोरखा ने अपने साथ किसी को ले लिया होगा, जगमोहन ने कहा। ऐसा ही हुआ होगा, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। बातों के साथ साथ वो खाना भी खाते जा रहे थे। कुछ चुप्पी के बाद जगदीश लाल धीमे स्वर में बोला, एक खबर और भी है। क्या? जगमोहन ने उसे देखा। भीम सिंह को रात एक गार्ड ने गोलियां मार दी। क्यों? देवराज चौहान के होंठों से निकला। उसने एक गार्ड को गोली मारी तो दूसरे ने यह देखकर समझा कि वो कोई बदमाश है। तब वो अंधेरे में था और ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। गलत फहमी में मारा गया। समझा, जगमोहन के होंठों से निकला। क्या? जब मैं प्रकाश को लेकर वैन में बैठने जा रहा था तो एक गनमैन ये देखकर चिल्लाया था। शायद उसे पता चल गया था कि मैं उसे रिवॉल्वर दिखाकर वैन में बिठा रहा हूं। तभी उसके चिल्लाते ही किसी ने उसे गोली मार दी। वो किसी को बता नहीं पाया कि क्या मामला है, लेकिन जिसने उसे गोली मारी उसे भी किसी ने गोलियों से भून दिया। वो मरने वाला भीम सिंह ही होगा। खामोशी छा गई उनके बीच। दर्शन और उसके साथी या भीम सिंह के बारे में उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो जवान गवा बैठेंगे। जो भी हुआ उन लोगों की असावधानी के कारण ही ये सब हुआ। खुद को बचाना उनकी जिम्मेदारी थी। खाना समाप्त हुआ। जगदीश लाल ने बर्तन समेटकर किचन में रखे, कॉफी बनाई। अब क्या करना है? जगदीश लाल कॉफी का घूंट भरकर बोला। तुम्हें बंगले में रखी दौलत पर नजर रखनी है, देवराज चौहान ने कहा। रखूंगा, जगदीश लाल ने गर्दन हिलाई। हमारा जोगिंदर नगर में रहना ठीक नहीं है, देवराज चौहान बोला। 10 दिन तो कम से कम पुलिस की भागा दौड़ी चलती रहेगी। हम चले जाएंगे यहां से। तो नोटों का ध्यान ये रखेगा? जगमोहन हड़बड़ा उठा। हाँ। एक मिनट दोस्तों, मेरे को क्या अपने जैसा कमीना समझता है? जगदीश लाल ने कड़वे स्वर में कहा। मैं कमीना हूं? जगमोहन सक पकाया। जगदीश लाल घूरता रहा जगमोहन को, फिर गुर्राया। मैं तेरे से ज्यादा ईमानदार हूं। जरूर होगा। मैंने कब कहा कि तू बेईमान है? वो तो यूं ही अंदेशा जाहिर किया था मैंने कि अपने अंदेशे अपने पास ही रख। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह घुमा लिया। तुमने नोटों का ध्यान रखना है? देवराज चांद ने उसे देखा। पक्का रखूंगा, विश्वास करो मुझ पर। मुझे विश्वास है, देवराज चांद ने कॉफी का घूंट भरते हुए कहा। तुम दोनों जाओगे जोगिंदर नगर से? जगदीश लाल ने दोनों पर निगाह मारी। हाँ, आज की आज ही चले जाएंगे, देवराज चांद ने कहा। और फिर कब आओगे? 15 दिन बाद। और 15 दिन बाद देवराज चौहान और जगमोहन जोगिंदरनगर लौट आए थे। परंतु वो बंगला बिक गया था, जिसमें 80 करोड़ की दौलत रखी हुई थी, और वहां कोई रह रहा था। और वो बाप बेटा उसी कमरे में जा छुपे थे जिसमें 80 करोड़ की दौलत रखी हुई थी। देवराज चौहान 15 दिन पहले की सोचों से बाहर निकला। जगमोहन पर नजर मारी। वो पास ही गहरी नींद में था। बंगले में चुप बंगले में चुप्पी नहीं, सुनसानी छाई हुई थी। देवराज चौहान उठा और सीढ़ियां तय करके वहां पहुंचा जहां जगदीश लाल और बसंता मौजूद थे। बसंता नींद में था। जगदीश लाल स्टील के बंद दरवाजे पर सतर्कता से निगाह रखे था। सो मत जाना, देवराज चौहान ने कहा। मैं जाग रहा हूं। तुम लोगों को नींद में देखकर वो बाहर आ सकते हैं। वो दोनों या उनमें से एक भी यहां से निकल गया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, देवराज चौहान ने कहा। मैं होशियार रहूंगा, जगदीश लाल ने बसंते पर नजर मारी। मैंने इसे सुला दिया। दोनों के जागने का कोई फायदा नहीं था। जब मुझे आराम करना होगा तब बसंते को उठा दूंगा।
देवराज चांद ने सिर हिलाया और वहां से वापस जगमोहन के पास आ पहुंचा। अगला दृश्य। टोनी की आंखों में नींद थी, परंतु नींद ले ना पा रहा था। मस्तिष्क में बेचैनी भरी हुई थी। बाहर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्हें वहां से बाहर निकालना चाहते हैं। विकास मोदी बैठा स्क्रीनों की तरफ देख रहा था। टोनी पास ही आंखें खोले लेटा था। विकास मोदी टीवी स्क्रीन पर देवराज चांद को देख रहा था, जो कि जगदीश लाल के पास फेरा लगाकर वापस जगमोहन के पास लौटा था। वो सो गए पापा? टोनी बोला। दो सो रहे हैं, दो जाग रहे हैं, मोदी बोला। एक हमारे इस कमरे के दरवाजे के बाहर बैठा जाग रहा है, दूसरा ड्राइंग हॉल में है। अभी इधर का फेरा लगाकर गया है। वही इनका बड़ा लगता है। टोनी ने सिर उठाकर स्क्रीनों की तरफ देखा। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। उस प्रॉपर्टी डीलर दीवान ने बताया था कि इस कमरे में फोन लाइन भी है, टोनी बोला। लेकिन उस लाइन को चालू कराने का हमें वक्त ही नहीं मिला, मोदी ने कहा। ओह, यहां आते वक्त आप मोबाइल फोन भी ले आते तो कितना अच्छा रहता, टोनी बोला। तब हम आसानी से पुलिस को बुला सकते थे। यहां तो फंस कर बैठ गए। तब फोन ले आने का ध्यान ही कहाँ था, मोदी ने गहरी सांस ली। टोनी एकाएक उठ बैठा, थोड़ा सा आगे गया और टीवी स्क्रीनों को ध्यान से देखने लगा। उसकी निगाह उस स्क्रीन पर थी जिसमें जगदीश लाल और बसंता नजर आ रहे थे। बसंता नींद में था और टोनी बसंता नींद में था। टोनी होंठ भींचे जगदीश लाल को देखता जा रहा था। विकास मोदी पास आ गया और बोला, क्या देख रहा है पापा? टोनी बोला। मैं सोच रहा हूं कि उधर कमरे में जाकर मोबाइल फोन उठा लाऊं। खबरदार जो कमरे से बाहर निकलने की सोची, विकास मोदी सख्त स्वर में कह उठा। टोनी स्क्रीन पर जगदीश लाल को देखे जा रहा था। मेरी बात सुनो पापा, खतरे वाली बात नहीं है। एक उधर हॉल में जाग रहा है, दूसरा नींद में है। टोनी धीमे शांत स्वर में कह उठा। इधर भी एक नींद में है, परंतु दूसरे को भी नींद आ रही है, वो पक्का झपकी लेगा। विकास मोदी ने स्क्रीन पर नजर आ रहे जगदीश लाल को देखा। हमें अच्छा मौका मिल सकता है मोबाइल फोन तक पहुंचने का। ऐसा करना ठीक नहीं होगा, मोदी ने व्याकुल स्वर में कहा। आप खामखा घबरा रहे हैं पापा। मैं खतरे वाला काम नहीं करना चाहता। कुछ खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। वो देखो पापा, उसे झपकी आ रही है। स्क्रीन पर जगदीश लाल की आंखें बंद होती नजर आ रही थी, परंतु वो सिर को झटका देकर आंखों को खोले रखने की चेष्टा कर रहा था। ये पक्का नींद लेगा पापा, बेशक 10 मिनट की ही क्यों ना ले। विकास मोदी को भी एहसास था कि टोनी ठीक कह रहा था। जब ये झपकी लेगा तो मैं यहां से निकलकर चुपके से बेडरूम में जाकर मोबाइल फोन उठा लाऊंगा। फिर हम पुलिस को और पहचान के लोगों को फोन पर खबर दे सकते हैं कि हम किस तरह की मुसीबत में फंसे हैं। खतरा है तो, लेकिन सब ठीक रहेगा। जब हम दरवाजा खोलेंगे तो खुलने की जरा भी आवाज नहीं होगी दरवाजे की। मैं जाऊंगा फोन लेने, मोदी ने कहा। आप नहीं पापा, मैं जाऊंगा। मुझ में ज्यादा फुर्ती है। मैं भाग कर आ जाऊंगा और इन हालातों में फुर्ती नहीं, समझदारी की जरूरत है। मैं तुम्हें खतरे में नहीं भेज सकता। मुझ पर विश्वास करो पापा, मैं जल्दी फोन के साथ वापस। मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगा, विकास मोदी ने कठोरता से भरे स्वर में कहा। आप तो मुझे बच्चा समझते हैं, टोनी ने मुंह बनाकर कहा। तू जितना भी बड़ा हो जाए मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। और वो देखो पापा, वो नींद में जा रहा है। स्क्रीन पर जगदीश लाल की गर्दन नींद में डूबे अंदाज में लुढ़क रही थी। मोदी फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। टोनी ने होंठ भींचकर मोदी को देखा। मोदी स्क्रीन पर नींद में पहुंच चुके जगदीश लाल को देख रहा था। टोनी, मैं बाहर जा रहा हूं। टोनी खड़ा हुआ। सतर्क रहना पापा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। विकास मोदी ने
सिर हिलाया। टोनी टोनी को देखते ही मोदी कह उठा, तुम मुझे इस स्क्रीन पर देखते रहना। हाँ, जब मैं वापस आऊं तो मुझे इंतजार ना करना पड़े, तुरंत दरवाजा खोल देना। यस पापा। चुप्पी रही उनके बीच। दरवाजा खोलूं पापा? टोनी बेचैनी में बोला। वो नींद में है। खोल। मोदी की निगाह स्क्रीन पर थी। मेरे बाहर निकलते ही फौरन दरवाजा बंद कर लेना। डोंट वरी पापा। अगले ही पल दोनों दरवाजे के पास पहुंचे। टोनी ने स्विच के पास खड़े होकर स्क्रीन पर नजर मारी। स्क्रीन पर जगदीश लाल वैसे ही नींद में था। टोनी ने मोदी को देखा और आंखों में इशारा करके स्विच दबा दिया। बेआवाज दरवाजा तेजी से एक तरफ सरका। विकास मोदी धड़कते दिल के साथ बाहर निकला तो टोनी ने बटन दबाकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही टोनी फौरन स्क्रीनों के पास पहुंच गया और स्क्रीन में नजर आते अपने पापा को देखने लगा। वो आगे बढ़ रहे थे। उनकी पीठ नजर आ रही थी। टोनी ने दूसरी स्क्रीन पर जगदीश लाल पर नजर मारी। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी। वो नींद में था। पास में बसंता फर्श पर लेटा था, गहरी नींद में। टोनी उन पर से नजर हटाकर अपने पापा को देखने जा रहा था कि एकाएक ठिठका। अगले ही पल आंखें फैल गई उसकी। जगदीश लाल की गर्दन नींद भरे अंदाज में एक तरफ लुढ़की हुई थी। एक बार देखने पर यही लगता था कि बैठे बैठे वो नींद में डूब गया है, परंतु अब वो अपनी आंखें खोल चुका था और उधर ही देख रहा था जिधर उसके पापा गए थे। टोनी का चेहरा इस वक्त देखने लायक था। खतरा। पापा खतरे में हैं। पापा! टोनी चिल्लाया गला फाड़कर, परंतु वहां से आवाज का बाहर जाना नामुमकिन था। टोनी खुद बाहर जाने की स्थिति में नहीं था। पापा पहले ही खतरे में पड़ गए थे। अगर वो बाहर निकला तो मुसीबत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ ना आ रहा था उसे कि क्या करें। तभी उसने बगले की भांति उछलकर जगदीश लाल को खड़े होते देखा। कमीना! टोनी दांत भींचकर बड़बड़ा उठा। इस वक्त टोनी मजबूर था। चाह कर भी अपने पापा को बचाने में वो कोई सहायता नहीं कर सकता था। परेशानी में वो भूल गया था कि माइक्रोफोन स्विच ऑन करके अपने शब्द पापा तक पहुंचा सकता है, बात कर सकता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आज हम यहीं रोकते हैं। काफी मजेदार हो गई ये कहानी। चोरी तो बड़ी आसानी से हो गई। थोड़ी सी अम, बेवकूफी वाली चोरी थी। खैर, जो भी था, गोरखा बहुत खराब आदमी निकला। अपने आदमियों को, अपने दोस्तों को फंसवा दिया उसने। खैर, हम्म, अच्छा, आप सबके जितने भी कमेंट्स होंगे वो हम लास्ट वाले एपिसोड के एंड में पढ़ेंगे, ताकि किसी को बुरा ना लगे कि यार हमें एडिशनल 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।